आठ फरवरी जो है बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने एक इतना जबरदस्त लेटर लिखा इलेक्शन कमिश्नर को, ऐसा किसी पॉलिटिशियन में लिखा नहीं होगा इलेक्शन कमिश्नर को। और इसमें इतना दमदार बात बताया, उन्होंने ये बोला कि भाई अगर तुमने एक्शन नहीं लोगे, हरियाणा गवर्नमेंट का जो पानी छोड़ने वाला चीज और बीजेपी लीडर्स जो करप्ट प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं, वो उसके बारे में आप अगर एक्शन नहीं लोगे तो इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप जो है सीईसी का इंटरेस्ट जो है पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ रूलिंग पार्टी का इंटरेस्ट है। अनफॉर्चुनेटली I cannot be I can't be expected to be silent on this and toe this line out of fear, expectations, or favor. My only concern is the health and safety of the people of Delhi. तो इन्होंने इतना डायरेक्ट हिट किया है। मेरे ख्याल में अरविंद एक यूपीएससी का कैंडिडेट, वो जो ऑफिसर रह चुके हैं, इसलिए उनको ये सब बोलने में कोई हिचक नहीं होती है। परवेश वर्मा के गुंडे कल एलईडी स्क्रीन वाला वो वैन को डिस्ट्रॉय किया था, उसका आपने देखा होगा वीडियो। वो 18 तारीख जनवरी को भी उन्होंने हमला किया था अरविंद के ऊपर, सेम लोग यहाँ भी दिखा था। और इस ये गुंडों के बारे में डीसीपी न्यू दिल्ली ने एक ट्वीट किया। उन्होंने बोला, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस इनटू आवर नोटिस। नो पीसी और कॉल और कंप्लेंट रिसीव्ड इन पुलिस स्टेशन. इट इज रिक्वेस्टेड दैट अ फॉर्मल कंप्लेंट मे बी लॉन्च्ड इन पुलिस स्टेशन एंड वी एश्योर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन। मतलब डीसीपी दिल्ली बोल रहा है पुलिस कि ये अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट के ऊपर बोल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, बोला ये देखिए अमित शाह की गुंडागर्दी। इसके ऊपर वो बोल रहे हैं कि हमको कोई कंप्लेंट नहीं मिला, अगर कंप्लेंट मिलता तो हम बहुत जी जान लगा लेते, वैसा कुछ बोल रहे थे। लेकिन बाद में वो ट्वीट को निकाल दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो अरविंद केजरीवाल ने एक कहानी बता रहा था, मतलब वो सही हुआ था ये। नमस्कार, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स से एक बेहद जरूरी बात करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले एक बीजेपी का कट्टर समर्थक मिला, बड़ी हल्की सी गंदी सी स्माइल देके बोला, अरविंद जी अगर आप हार गए तो क्या होगा? मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने कहा भाई मेरी छोड़ो, ये बताओ कि अगर मैं हार गया तो तुम्हारा क्या होगा? वो एकदम सकपका गया, बोला मतलब? मैंने कहा भाई ये बताओ तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बोला सरकारी स्कूल में। मैंने पूछा अब सरकारी स्कूल कैसे हैं? बोला स्कूल तो बहुत अच्छे हो गए, टीचर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने पूछा ये बताओ कि बीजेपी की कितनी राज्यों में सरकार है? बोला 20 राज्यों में। मैंने पूछा किस राज्य में अच्छे स्कूल हैं? तो बोला कहीं नहीं। मैंने कहा फिर ये बताओ अगर मैं हार गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा? दिल्ली के सरकारी स्कूल फिर से कबाड़ा हो जाएंगे। बोला हाँ ये बात तो है। मैंने पूछा बिजली आती है 24 घंटे? बोला हाँ आती है। मैंने पूछा बीजेपी के किस राज्य में 24 घंटे बिजली आती है? थोड़ा सा सोच के बोला कहीं नहीं। मैंने पूछा तुम्हारा बिजली का बिल कितना आता है? बोला 0। मैंने पूछा और यूपी में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ लोगों का बिजली का बिल कितना आता है? बोला जी वहाँ तो हजारों रुपए महीना आता है। मैंने कहा तो भैया ये बताओ अगर मैं हार गया तो तेरा क्या होगा? दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, अच्छे स्कूल, 24 घंटे बिजली, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, ये तो सब बंद हो जाएंगे। कम से कम हर महीने 25,000 रुपए की चपत लगने लगेगी। है 25,000 रुपए देने को? बोला जी मेरी तो 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, उसमें भी गुजारा नहीं होता, 25,000 रुपये महीना तो कहाँ से लाऊंगा? मैंने कहा तो फिर बीजेपी भूल जाओ, राजनीति भूल जाओ, पॉलिटिक्स भूल जाओ, अपनी सोचो, अपने परिवार की सोचो। ये सोचो कि अगर केजरीवाल हार गया तो तुम्हारा क्या होगा?
वो संतुष्ट हो गया, बोला सर मैं इस चुनाव में तो आपको वोट दे दूंगा पर मैं बीजेपी नहीं छोड़ूंगा। मैंने भी मुस्कुरा के कहा भाई जैसी तेरी मर्जी। मेरी सभी बीजेपी के सपोर्टर से अपील है कि अगर बीजेपी आ गई तो आपको हमारी सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। मोटे मोटे तौर पे 25,000 रुपए हर महीने की चपत लगने लगेगी। हैं इतने पैसे? भुगत लोगे? नहीं ना। तो फिर मैं आपका भाई होने के नाते आपको सलाह दे रहा हूं, झाड़ू पे वोट दो। आप चाहे अपनी पार्टी मत छोड़ो, लेकिन इस चुनाव में झाड़ू पे वोट दे दो। इसी में आपका और आपके परिवार का फायदा है। और हाँ, अगर आपको कभी पर्सनल काम भी हो तो अपने इस भाई के पास आ जाना, मैं हमेशा आपके काम आऊंगा। बीजेपी का गुंडे एएपी का एमएलए महेंद्र गोयल साहब को ऊपर हमला करके उनका हाथ तोड़ दिया था। जास्मिन शाह ने बोला जो आम आदमी पार्टी के लोगों के ऊपर, समर्थकों के ऊपर, वॉलंटियर्स के ऊपर जो अटैक्स चल रहे हैं, संदिग्ध एलिमेंट का एक केस बना देंगे। मतलब सरदार जी होने का मतलब ये हमारे दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली के वॉलंटियर्स हैं, लेकिन क्योंकि केवल वो सरदार जी हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं हम आपके ऊपर संदिग्ध कोई एलिमेंट है, आप यहाँ पे आप चीजें खराब करने के लिए आए हो, वैसा एक केस बना देंगे और फिर आप फंसते रह जाओगे, फिर आप चक्कर काटते रहना कोर्ट के। तो इस तरीके से दिल्ली पुलिस पूरी तरह से गुंडागर्दी पे उतर आई है। भाजपा को पता है कि चुनाव ये लोग बुरी तरह से हार रहे हैं, लेकिन इस प्रकार इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग और दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग हमने कभी नहीं देखा है और आज ये बहुत गंभीर घटना घटी है। कल आपकी मुख्यमंत्री आतिशी जो कालका जी से उम्मीदवार है, उन्होंने भी ऐसे आरोप लगाया थे कि कालका जी में ऐसे कुछ घटनाएं देखने को मिली, लेकिन उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया है कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है, इसलिए ऐसे बहाने बना रही है कि उनके कार्यकर्ताओं से ऐसे। देखिए, अगर सारे एविडेंस के साथ, फोटो के साथ, तस्वीर के साथ अगर भाजपा की दिल्ली पुलिस हमारे लोगों को पीट रही है और अगर हम इंसाफ की गुहार लगाते हैं, जस्टिस के लिए मांग करते हैं, तो भाजपा कहती है कि हम बौखला गए। बौखला कौन गया है? ये नौबत क्यों आन पड़ी? 2015 में हम चुनाव लड़े थे, 2020 में भाजपा चुनाव लड़ी थी, कभी ऐसी बात नहीं आई थी कि दिल्ली पुलिस के द्वारा भाजपा के गुंडे तो पिटवा ही रहे हैं, मतलब वो भी गुंडागर्दी ग्राउंड पे कर रहे हैं। बात यह है कि अब चुनाव 3 या 4 दिन दूर है, दिल्ली पुलिस के लोग भाजपा के गुंडों की तरह आम आदमी पार्टी के लोगों के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, उनको पीट रहे हैं और ये साफ दिखता है इससे कि भाजपा है जो पूरी तरह से बौखला गई है। वो जानती है कि पूरी तरह से लास्ट टाइम भी जो उन्हें सीटें मिलनी थी वो भी नहीं मिलने वाली है और इसलिए सारे हथकंडे ये लोग अपना रही है। लेकिन ये बहुत गलत बात है, देश के लोकतंत्र के लिए गलत बात है और दिल्ली में इससे गंदी राजनीति अब तक कभी नहीं हुई। और एक मैसेज आया था हॉस्पिटल स्टेट टू सपोर्ट supporters and people of respected assembly constituency. MLA's message is that ठीक हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं मिल नहीं पाया, काफ़ी हॉस्पिटल में अव्यवस्था भी दूसरे मरीजों के लिए रही है, इसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं नहीं चाहता कि दो में तो बीजेपी को बहुत गुस्सा और आ रहा है, बहुत दुखी है ये लोग, क्योंकि उन लोगों को कैसे तो भी एएपी का कैंडिडेट्स को मार दो, अटैक कर दो, उनको घायल कर दो, यही चीज करने में उतर आए हैं। 5 के अंदर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, बीजेपी के लोगों ने मारा विधायक जी को और वो आम आदमी पार्टी के पटके पहन कर आए थे और उनकी पूरी वीडियो भी है, सब कुछ है। अभी आप देखिए विधायक जी सर, विधायक जी कुछ कह रहे हैं, विधायक जी नहीं बोल पा रहे कुछ भी। अभी हम अम्बेडकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, जल्द से जल्द आप पहुंचे। पूरा दिल्ली और पूरा दुनिया ये अमित शाह और बीजेपी का जो भी हार होने वाला है, बहुत जोरों से हार होने वाला है, इसके लिए वो जो गुंडागर्दी कर रहे हैं ये सभी देख रहे हैं।
दिल्ली रॉयट्स के बारे में, ये जो 2020 में हुआ है, पुलिस जो है कोई भी इंक्वायरी नहीं किया कि कपिल शर्मा के ऊपर, और उन्होंने पूरा कवर अप कर लिया अपना। और कोर्ट उनके ये केस के बारे में बताया था कि ये जो कंप्लेनेंट जो MP MLA कोर्ट को अप्लाई करें और उसको कपिल मिश्रा के ऊपर FIR करने का वो लोग ने रिक्वेस्ट करे बोल के उन्होंने बताया था, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का राइट्स के बारे में है। ये दूसरा कोर्ट ने बताया था कि MP MLA कोर्ट आप जाओ और वहां रजिस्टर करो एक FIR को बोल के दिल्ली का BJP का कपिल शर्मा के ऊपर बोला था। और आपको मालूम है आजकल सेपरेट कोर्ट बन गए हैं, जितने सारे MLA MP लोग इतने बुरी तरह से ये लोग गुंडाइज्म करते हैं, मर्डरर्स और मर्डर वगैरह सब कुछ, रेप्स वगैरह करते हैं, तो गवर्नमेंट को ये अलग से कोर्ट बनाना पड़ा। उसको बोलते हैं MP MLA कोर्ट। आपको MP MLA के ऊपर कोई केस करना है तो इस कोर्ट में करना पड़ेगा, नॉर्मल कोर्ट में नहीं। मैंने मेरे घर में स्ट्रीट वेंडर्स को, जो रेडी पटरी वालों को बुला के उनका जो समस्या है उनको मैंने सुना था, और उन लोगों का जो भी डिमांड्स है और इश्यूज है वो सभी जायज है। और आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट बनने के बाद दिल्ली में हम फिर से इन लोगों के पास साथ बैठ के वो पूरा समस्याओं का समाधान करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल ने बोला था उनका रेसिडेंस के ऊपर इन लोगों से मिलने के बाद। और छतरपुर BJP का कैंडिडेट करतार सिंह तंवर और उनका जो है उनका भाई है, उसको रेड हैंडेड पकड़ा गया है। मेरा वोट बीजेपी जाएगा। मैं कमल बटन दबाऊंगी। आने वाली 5 तारीख को वोट दबाऊंगी। पहले नंबर बटन दबाऊंगी। पहले नंबर आने वाली उनकी बेटी है, बेटी फोन दो मैं सिंधु माता मैं खुद अपनी बेटी से बोलूंगी। मैं आपके लिए माता रानी को बताऊंगी। आपको मेरे प्यार से कमल बटन दबाना है, बीजेपी वोट देना है। आने वाली 5 तारीख को वोट दबाना है। पहले नंबर बटन दबाना है, 87 वोट देना है। लोगों का क्या, दिल्ली का लोगों का क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या वहाँ का जो युवा है क्या चाहते हैं, उसके बारे में भी हमने एक वीडियो डाले हैं यहाँ। फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, सब में अच्छा काम किया है। नए नए फ्लावर बनाए। बहुत सरकार बनने के बाद 2500 रुपए महिला को 2100 रुपए देंगे। बढ़िया काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ही चाहिए। कह रहे हैं अभी तक केजरीवाल ने 2100 क्यों नहीं दिए फिर महिलाओं को? सरकार बनने के बाद देंगे। अभी सरकार बनने के बाद देंगे 2100 रुपए महिला को। अभी कहाँ से दे देंगे? अभी तो चुनाव चल रहा है ना इस टाइम पर। पहले और अब में दिल्ली बदली नजर आती है आपको? बहुत ज्यादा। अगर आप स्कूलों के अंदर जाओगे, हॉस्पिटल्स के अंदर जाओगे और आप बसों की हालत देखोगे तो आपको बदली मिलेगी। आज बस जो चल रही है ना, बसें चल रही हैं, ये वर्ल्ड क्लास बसें चलती हैं, इलेक्ट्रिक बसें। ये केजरीवाल जी की देन है। आज ये बसें चल रही है दिल्ली के अंदर। मैं पढ़ा हुआ हूँ कांग्रेस पार्टी के जमाने में, स्कूल में पढ़ता था मैं। इस स्कूल में जो ये सरकारी स्कूल जो है टाट पट्टी पे पढ़ता था। पंखी जो होते, पंखी की पंखड़ियां होती हैं वो टेढ़ी हुआ करती थी। और आज देख लीजिए AC लगी हुई है स्कूल के अंदर और वर्ल्ड क्लास बेंचेस लगी हुई है इस स्कूल के अंदर। मेरा भाई पढ़ता था स्कूल के अंदर आज जाके। अच्छा, आपने देखा है ये लोग कहते हैं उसी में आ गए हैं? नहीं, मैं पढ़ता था स्कूल में।
सुधार देखा है आपने? बहुत देखा है। मेरा भाई उसमें पढ़ता, छोटा वाला हमजा कान के चले गया, वो उसके अंदर पढ़ता मेरा भाई। मेरी बहनें जब पढ़ती थी ना कांग्रेस पार्टी के जमाने में, करोल आती थी करोल बाग, तो कितनी दूर जाती थी यहाँ से? हाँ करोल बाग जाती थी, वो खालसा कॉलेज है ना, हाँ, कॉलेज के लिए। हाँ। हाँ तो 60 रुपए लगते थे उनके, 50 रुपए लगते थे उनके एक तरफ के, 50 जाने के 50 आने के, 100 रुपए लगते थे। ये बसों की हालत थी बहुत बुरी उस टाइम पे। तो आज 353 जाती है, इलेक्ट्रिक बस जाती है, सुरक्षित, उसमें कैमरे वैमरे सब लग रहे हैं, फ्री में जाती है, फ्री में आती है। तो 3000 रुपए तो यही बच गए। मैं अपना बिल दिखा दूंगा घर से लाने के बाद, हर महीना 2000 रुपए का बिल आता था। आज अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मेरा 0 बिल आता है। मेरे घर का पानी का बिल 0 आता है, अरविंद केजरीवाल जी की वजह से आता है। मेरी माँ योगा करती, थोड़ी उन्हें दिक्कत है, पहले योगा के लिए उन्होंने अलग से टीचर रख रखा था। आज झील पार्क के अंदर योगा के लिए फ्री टीचर केजरीवाल ने करवाई है प्रोवाइड, केजरीवाल जी ने प्रोवाइड करवाई है। तो केजरीवाल जी को ही वोट देंगे। और मंगोलपुरी का जो महिलाएं हैं वो क्या बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। योगी आदित्यनाथ हारे, दिल्ली में इसका कितना फर्क पड़ेगा? योगी जी का हम सम्मान करते हैं और नमन करते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि चुनावों के लिए स्पेशल यहाँ आके और दल बदलू करना, हिंदू मुसलमानों को बांटना, ये उनको शोभा नहीं देता। वो एक बहुत पूजनीय व्यक्ति हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी वो प्लीज़ ऐसा भाषण ना दें। और हम सभी यहाँ पे शांति प्रिय, शांति से रहना चाहते हैं और हमें रहने दें यहाँ पे। और हम दिल्ली में केजरीवाल जी को पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए सिर्फ उन्होंने ही सोचा है। हमारी एक महिला के लिए बिजली पानी की जो अच्छी सोच उन्होंने रखा है, उन्होंने एक नीचे जो तबके दल के एक लोग होते हैं उनके लिए सोचा है। तो हम सलूट करते हैं केजरीवाल जी को। और अब की बार मंगोलपुरी विधानसभा से केजरीवाल जी एक सीट निकाल रहे हैं, जहां खड़े हुए हैं राकेश जाटव जी। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी भैया जी आपका, थैंक यू सो। क्या नाम है आपका? काजल। क्या कहेंगे? देखिए चंद कदम की दूरी पर जो है योगी आदित्यनाथ अब शंखनाद कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में है। वो कभी नहीं होगा। बीजेपी, दिल्ली वाले नहीं चाहते बीजेपी को। दिल्ली वालों के लिए है केजरीवाल जी और हमें वही चाहिए। तो बुलडोजर बाबा का इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? बुलडोजर सिर्फ वो आम जनता पर चलवाते हैं, अपने करोड़पतियों पे क्यों नहीं चलवाते बुलडोजर? नीरव मोदी है, अंडानी है, अंबानी, उन पर चलवाओ बुलडोजर। कहा जा रहा है कि योगी बाबा आ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। 1 तारीख को हमारे राष्ट्रीय संयोजक भी आएंगे तो उनका भी फर्क देखने को मिलेगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के सामने योगी जी फीके हैं? मोदी जी खुद फीके हैं, योगी की तो बात ही नहीं है। मोदी जी भी फीके हैं, पढ़े लिखे हैं। जब अरविंद जी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है, चाय वाले नहीं है वे, पढ़े। हाँ, लेकिन देश की जनता के लिए मोदी और योगी काम कर रहे हैं। नहीं कोई नहीं कर रहा। जो केजरीवाल जी कर रहे हैं ये कोई नहीं कर रहे, पागल है ये तो गुंडे। तलने की, वो पढ़ने की सलाह देते हैं, पकोड़े तलने की सलाह नहीं देते। अनपढ़ नहीं है वो, जब पकोड़े तलने की उनकी सिखाई, वो पढ़ाई पर, शिक्षा पर, हर चीज, हर क्षेत्र में आ गए हैं। इसलिए हम सीएम साहब को पसंद करते हैं। वो क्या कर रहे हैं दिल्ली में, लोकसभा में 7 MP बीजेपी के हैं, वो क्या करें दिल्ली के लिए? उस पे भी आएंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, कहा जा रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ, बुलडोजर बाबा जब एक बार गरजेंगे तो दिल्ली में एक अलग ही माहौल बनेगा। कुछ भी माहौल नहीं होगा। अभी सीएम साहब आएंगे तो माहौल आप लोग देखना कैसा माहौल बनेगा। हमें नहीं चाहिए। योगी जी अपने क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, कितने बलात्कार वहाँ पर होते हैं, कितना नीचे दलित लोगों को वहाँ पर परेशान करा जाता है। हमें दिल्ली में नहीं चाहिए बुलडोजर बाबा, हमारे सीएम साहब ही हमारे लिए हैं और उन्हीं को हम चाहते हैं। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी ने भी ना अयोध्या से कि लिकड़ लो अब जाओ, क्योंकि गलत काम करते हैं, लिकड़ लो। इन्हों की गुंडों की सरकार है। अभी हम जा रहे हैं, लड़के इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, तो यही तो करवा रहा है। कौन लड़ रहा है आपको? मतलब लड़के से बदतमीजी करवा रहे हैं अगर महिलाओं के साथ, तो ये योगी हमें वो करेगा? नहीं करेगा। केजरीवाल जी हमें सपोर्ट करते हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं को लेकर आएंगे। आम आदमी पार्टी का एडवर्टाइजमेंट भी काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाली चीज है। हमने आखिर कैसे हो रही है दिल्ली में 25,000 की बचत, जानिए। माँ और बाबूजी के मुफ्त इलाज से बचते हैं 5,000 रुपए। महिला सम्मान से मिलेंगे 4,200 रुपए। मुफ्त बस के सफर से बच जाता है करीबन 2,500 रुपए। मुफ्त बिजली से बच रहे हैं 5,000 रुपए। बच्चों की मुफ्त पढ़ाई से बच जाते हैं 10,000 रुपए। देखा जाए तो 25,000 से ज्यादा की बचत हर महीने, अब की बार 25,000। इसलिए 5 फरवरी को झाड़ू का बटन दबाएं और 25,000 हर महीने बचाएं। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। छत्तीसगढ़ रायपुर में
नगर पालिका का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो रहा है, हम उसका भी एक वीडियो दिया है। अब जबरदस्त रैली चल रहा है, ये रायपुर में चल रहा है। दो बंगाल फैमिलीज ने यूपी में गए थे वो लोग अब महाकुंभ में, तो वो लोग इसकी हम जो मर गए हैं वहां, उन लोगों का डेथ सर्टिफिकेट तो दो बोल के बहुत रो के उन्होंने पूछ रहे थे। और टीएमसी का मिनिस्टर बोल रहा है यूपी गवर्नमेंट जो है कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है कि राज्यसभा मेंबर एएपी राघव चड्ढा ने कुछ दिन पहले दिल्ली से प्रयागराज वाला एयर टिकट्स के बारे में बात किया था। वो ने बताया कि 32,000 रुपीस है। महाकुंभ में कोई जाना चाहता है दिल्ली से तो वो जा ही नहीं सकता, इतना ज्यादा। उसके ऊपर थोड़ा काम हुआ है, अभी 32,000 को 50% कम कर दिया है। तो ये गवर्नमेंट ने, ये एयरलाइंस ने किया है, गवर्नमेंट उनको करने को मजबूर किया। रिगिंग जो है सिर्फ ईवीएम का रिगिंग नहीं होता है। ये जो राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कर रहा है, वो 18 फरवरी को रिटायर होने वाला है, लेकिन वो इलेक्शंस को ऐसा रिगिंग कर रहा है अभी। और इलेक्शन कमीशन कैसा रिगिंग कर रहा है, इसका सबूत सिर्फ पोलिंग बूथ में नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट और इलेक्शन कमिश्नर्स जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट सिलेक्ट कमेटी करेगी। और इस कमेटी में 3 प्राइमरी मेंबर्स होंगे। जो मेंबर्स होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, या उस पार्टी के सिंगल सेकंड मेजॉरिटी में जो भी पार्टी आएगी उसके लीडर हो, और थर्ड होंगे चीफ सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 3 लोग सिलेक्ट कमेटी के मेंबर होंगे और ये अपॉइंट करेंगे सीईसी और ईसी को। तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था और ये जजमेंट आया था 2023 में। इस जजमेंट को कहते हैं अनूप बरनवाल केस। 2 मार्च 2023 को ये जजमेंट आया था। उसी साल हमने ये देखा कि सरकार ने एक अमेंडमेंट करा और इस अमेंडमेंट में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई को रिमूव करके कैबिनेट मिनिस्टर को ले आए। यानी कि सिलेक्ट कमेटी में अब 3 लोग हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करेंगे। वो है प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सो अब ये जो अमेंडमेंट हुआ वो उसी साल यानी कि 2023 में ही हुआ, जिसके ऊपर काफी विवाद चला, क्योंकि इस अमेंडमेंट से ये देखा जा सकता है कि पूरा पावर जो अब चला गया है गवर्नमेंट के पास गया है, और ये टोटली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। द स्पिरिट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर ये सवाल उठाता है, क्योंकि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उन्होंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है उसका पावर यानी कि सारा पावर गवर्नमेंट के पास नहीं होना चाहिए या जो भी पार्टी रूल कर रही है। लेकिन अगर इस तरह से जो ये जो सिलेक्ट कमेटी का गठन हुआ है जो कि अमेंडमेंट के बाद हुआ 2023 में, इसमें सारा पावर गवर्नमेंट के पास चला गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर दोनों ही रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक तरफ है। तो जाहिर सी बात है मेजॉरिटी जिसको सिलेक्ट करेंगे वो ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। इसमें एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग अगर आप देखें तो सिलेक्ट कमेटी में जो लिखा हुआ है, एक लाइन में पढ़ के बताती हूँ जो कि इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल, वेरी इंटरेस्टिंग। द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द other election commissioners shall not be invalid merely by reason of any vacancy in
or any defect in the constitution of the selection committee. इसका मतलब ये है कि अगर 3 मेंबर्स में से प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर या लीडर ऑफ ऑपोजिशन में एक बंदा भी अगर एब्सेंट है उस मीटिंग में जिसमें चुनाव किया जाएगा सीईसी और ईसी का, तब भी ये जो चुनाव या मीटिंग इनवैलिड नहीं माना जाएगा, विच इज वेरी क्रूशियल। यानी कि अगर सपोज करिए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं आ पाए या कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी है, तब भी सिलेक्ट कमेटी बैठकर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर उसका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, सीसी और ईसी का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कैच या लूप होल आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर मैटर में। और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया था तो उन्होंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही थी उस दौरान कि जो पर्पस है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पर्टिकुलर कमेटी में रखने का पर्पस था, ताकि बेंच ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा था, डाइवर्स हेड्स क्यों जरूरी है, यानी अलग अलग, एक एग्जीक्यूटिव से हो गए, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन से हो गए, एक सीजीआई से हो गए, इसकी जरूरत इसलिए है so that the appointment is independent and neutral and honest। यानी कि ये जो 3 मेंबर हो, इन तीनों की जो अलग अलग सेक्टर से आ रहे हैं, अलग अलग ओपिनियन रहेगी इनकी, उसके बेसिस पे अगर चुनाव होता है तो ये एक न्यूट्रल और ऑनेस्ट इंडिपेंडेंट सिलेक्शन होगा। अभी जो ये देखा जा रहा है, अभी तो सारा पावर एक तरफ यानी कि गवर्नमेंट के पास हो गया, क्योंकि 2 मेंबर्स आपके सिलेक्शन कमेटी के जो हैं वो गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं। तो इस पर्टिकुलर मैटर को इस पर एक पिटिशन फाइल किया गया, जो कि जो अमेंडमेंट हुआ, सरकार ने जो अमेंडमेंट किया था, जिसको हम कहते हैं, इस पर्टिकुलर कमेटी को ये कहते हैं द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस and Term of Office Act of 2023। इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के बाद इस पर एक पिटिशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और इस पिटिशन को फाइल किया था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इस पर्टिकुलर मैटर को उन्होंने चैलेंज किया कोर्ट में। उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जा रहा है और इस मुद्दे को तुरंत लिया जाए। तो एक बार फिर से ये पिटिशन अब सुनवाई के लिए आने की पूरी उम्मीद है। 4 फरवरी को ये लिस्टेड है। अब लास्ट मोमेंट में हम देख रहे हैं कि जहां एक तरफ ये सिलेक्शन कमेटी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ईसी को अपॉइंट करेंगे, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये मैटर हाल फिलहाल में ही लगने वाला है। जो केस इतने दिन से पड़ा हुआ था, अब ऑलमोस्ट 1 साल होने आया है, उसके बाद अब ये मैटर वापस से सुप्रीम कोर्ट में आएगा और इसकी सुनवाई होगी। देखते हैं अब उसमें क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ईसी के अपॉइंटमेंट का। और आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से या सालों से हम कह सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ईसी के जो जिस तरह से पूरा इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन यानी कि ईसीआई पर ही सवाल उठ रहे हैं बार बार कि किस तरह से इलेक्शन किया जा रहा है, क्या ये प्रॉपर तरीके से हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है, कितने सारे सवाल उठाए जाते हैं जिसका जवाब नहीं मिलता। ईवीएम्स के ऊपर हो, चाहे इलेक्शन कंडक्ट करने के मैटर पे हो या चेक इन वेरिफिकेशन ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट का मुद्दा हो, तो बार बार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर भी सवाल उठाए गए कि क्या इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स के हिसाब से वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं। 2024 में भी हमने पाया कि कई सारे इश्यूज उठे थे जहां पर एमसीसी का वायलेशन दिखा, बट उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन या तो धीमे तरीके से कुछ एक्शन लेता है या एक्शन लेता ही नहीं। तो कई सारे मुद्दे उठे हैं पास्ट में जिसपे बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, इलेक्शन कमिश्नर्स पे, कि क्या वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं या नहीं। ऑपोजिशन इस बात को बार बार उठाता आ रहा है। लेकिन अब हम इस स्टेज पे आ गए कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की बात अब उठ रही है, तो क्या वो इंडिपेंडेंटली हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पे क्या जजमेंट देती है, ये भी देखने वाली बात होगी, जो कि 4 फरवरी को है। सो पूरा होप अब
सुप्रीम कोर्ट पे एक बार फिर से आ गया है कि वो इस मुद्दे को कितना जल्दी उठाता है और कितनी जल्दी उस पर जजमेंट देता है। जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक तो यही लग रहा है कि इसी तरह से अपॉइंटमेंट किया जाएगा नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमिश्नर्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज अपने ओपिनियन या अपने कमेंट्स यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी को इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया था कि आप पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिएगा, और पहले जैसा बोला था कि वीडियो रिकॉर्डिंग इरेज कर दिया, वो चीज नहीं चलेगी। पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द पोलिंग हमको मिलना चाहिए। ये चीज जो महाराष्ट्र और गुजरात हरियाणा में जो भी इलेक्शंस हुआ उसके ऊपर एक केस और बवाल बहुत जोर से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। ये कोर्ट का ये आदेश है। 160 जो सिटीजन्स हैं वो एकेडमिक्स में है, मतलब पढ़ाई में प्रोफेसर्स वगैरह है, आर्ट्स में है, और सभी लोग गवर्नमेंट को एक अपील किया है, उमर खालिद को आप रिलीज कीजिए, क्योंकि उनको 1600 दिन से ज्यादा हो गया है जेल में और उसको बेल नहीं दे रहे हैं, उसका कोई ट्रायल नहीं चला रहे। ये टोटली अनडेमोक्रेटिक है बोल के ये लोग ने चिट्ठी लिखा था। महाकुंभ में प्रयागराज में जो अरेंजमेंट्स किया है वो उसके बारे में हमने यहाँ एक वीडियो डाला है। ये कितनी भीड़ है यहाँ पर। और न्यूयॉर्क टाइम्स ये महाकुंभ के स्टैम्पेड के बारे में जो कवर अप हुआ है उसके बारे में उन्होंने एक अच्छा सा एक आर्टिकल दिया है। तो उनको सभी मालूम रहता है, फॉरेन जर्नलिस्ट को, जो हो रहा है। हमने और एक यहाँ वीडियो डाला, बीबीसी का वीडियो है। वो लोग भी जैसा यूपी का गवर्नमेंट कवर अप कर रहा है, तो आप अगर देखेंगे बीबीसी हो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ये लोग ज्यादा अच्छा कवरेज कर रहे हैं। पूरा इंडिया का गोदी मीडिया उसको ब्लॉक कर दिया गया है। अनिल अंबानी का लोन है 49,000 करोड़ और उतना लोन को ये रिलायंस कम्युनिकेशंस का 53 बैंक्स को देने का है। रेजोल्यूशन ये है कि अनिल अंबानी ग्रुप को बस 455 करोड़ रुपए देने हैं। टोटल कर्जे का बस 0.92%। जी, एनसीएलटी के कारनामों की लिस्ट काफी लंबी है, आपको कभी फुर्सत मिले तो जरूर देखिएगा। है ना कमाल का बैंक हाइस्ट? इसके सामने मनी हाइस्ट तो कुछ भी नहीं है। इतना पैसा लूटकर ना तो अनिल अंबानी का कुछ बिगड़ा, ना विजय माल्या का। सब मजे में लंदन में रहते हैं, ऐशो आराम में कोई कमी नहीं है। 3 मेंबर का जुडिशियल कमीशन को अपॉइंट किया था प्रयागराज में जो कुंभ मेला में जो स्टैम्पेड हुआ है। अगर वो 3 आदमी को अगर आप देखेंगे वो इंक्वायरी करने गए हैं, उनका अगर आप सिक्योरिटी देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। और सीएजी का रिपोर्ट बताता है कि 20 लाख करोड़ के बारे में, इसमें अनपेड टैक्सेस है। 20 लाख करोड़ का एक अनपेड टैक्सेस है। देयर इज एन आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड ऑफ 19.35 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और अगेंस्ट सर्टन पार्टीज, मतलब कुछ कंपनियां जो है, इंडिविजुअल को तो वो लोग मार देते हैं। कई सारे हम लोग प्लेयर्स का अगर हमने नहीं दिया तो सारे नोटिस भेज देते हैं, और नोटिस भेजने से कॉमन आदमी जो रहता है वो बहुत डर जाता है। और लेकिन कुछ चंद कंपनियां 19.35 लाख करोड़ 2022 में टैक्स का आउटस्टैंडिंग देने का है, लेकिन दिया नहीं है। तो वो टैक्स एनपीएस, देयर आर टैक्स एनपीएस, मतलब ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है उसके ऊपर जो टैक्स है 4.5 टाइम्स बैंक एनपीए से ज्यादा है। तो उनका मतलब आप ये मजाक देखिए, अगर बैंक का एनपीए अगर मान लीजिए 100 है, उससे 4.5 टाइम्स जो है उनका टैक्स है।
मतलब पहले टैक्स नहीं दिया, बाद में बैंक को एनपीए कर दिया। तो ये टोटल एनपीए जो पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स को दोनों को मिला के 2024 तक आप देखेंगे तो 4.35 लाख करोड़ है। तो ये इतना बड़ा फ्री भी है। देखिए, पूरा इंडिया को फ्री में इलाज करवा सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं। 4.35 लाख करोड़ ये कुछ चंद बिजनेसमैन का टैक्स का बकाया है अभी तक। बीजेपी लीडर्स कई सारे गुजरात में कई सारे लोग आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया है और ये हमारा लीडर ने बताया, यहाँ देख सकते हैं। और दिल्ली पुलिस कुछ पंजाब का जर्नलिस्ट को उनको डिटेन किया। वो बोल रहे कि तुम दिल्ली का इलेक्शंस और आम आदमी पार्टी का कैंपेन कवर नहीं कर सकते। तो वो लोग बोले क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो लोग झुग्गी बस्ती में आधी रात तक रह के वो लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां क्या क्या हो रहा था कारनामा, और बीजेपी वाले क्या क्या काम कर रहे हैं। तो वहां बीजेपी का एक आदमी ने एक जर्नलिस्ट को चाटा मारा था। तो ये जर्नलिस्ट को तो फिर बीजेपी का आदमी को तो वो लोग पुलिस छोड़ देते हैं, और ऊपर से जिसका चाटा लगा है, जो जर्नलिस्ट था पंजाब के, उन लोगों को पकड़ के उन लोगों को मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया। तो उसको दिल्ली पुलिस स्टेशन में उनको वो पूरा रात तक रखा था, कई सारे घंटा उनको वहां रहना पड़ा। और पंजाब का मिनिस्टर्स वहां पहुंच के, और अमन अरोड़ा जो पंजाब गवर्नमेंट का जो प्रेसिडेंट है वो भी पहुंच के उन लोगों से बहुत सारा आर्गुमेंट किया, फिर उनको छोड़ दिया। तो ये चीज अक्सर हो रहा है। और एक चीज अच्छा चीज ये हो रहा है कि आम आदमी पार्टी का पंजाब का हो या दिल्ली का हो, बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं जहां भी कार्यकर्ता को कुछ हो जाता है तो। लेकिन कई सारे चीज रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, कई सारे चीज ये सोशल मीडिया में नहीं आते हैं, लेकिन बीजेपी का गुंडागर्दी चल रहा है हर जगह में। एक सेकंड अरे इनको अरे ऐसे नहीं होता है यार, अभी तो आप दो बंदे कर रहे हैं, अमन अरोड़ा जी को कैसे रोक रहे हो भाई साहब? बताना हमारे हेलो ऐसे मत करो भैया, तीन मंत्री खड़े हैं यार। अच्छा एक मिनट, अच्छा भाई साहब एक मिनट भाई साहब तृणमूल कांग्रेस का एमपी महुआ मैत्रा ने करोल बाग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सभा करी थी। तो उस सभा में उन्होंने अच्छे से फैक्ट्स बताए थे कुछ। अच्छा क्राउड है और आप इज डेफिनेटली फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो आज जो बजट आया, दिल्ली के लोग 1.75 लाख करोड़ देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, न्यू दिल्ली को सिर्फ वापसी में 325 करोड़ दिया है। ये पूरा ये बजट था। और हर चीज में अगर आप देखिए, जो आम आदमी का सरकार है वो आम जनता के लिए काम कर रहा है। और ये मोदी गवर्नमेंट कहता है रेवड़ी है रेवड़ी है रेवड़ी है, ये रेवड़ी नहीं है, लोगों का पैसा लोगों में इक्विटेबली बांटना है। अगर आज के दिन आप देखिएगा तो ये 25,000 करीब रुपए हर मंथ हर एवरेज फैमिली को बचत हो रहा है। दिस इज व्हाट पीपल केयर अबाउट। जो मेन थिंग्स है, लॉ एंड ऑर्डर और जमीन, ये ऑलरेडी बीजेपी के हाथ में है। 14 लाख लोग आज दिल्ली में झुग्गी में रहते हैं, 4 लाख नए घर तैयार करने हैं। बीजेपी 10 साल में सिर्फ 5,000 घर तैयार किए हैं। तो 10 साल में काम नहीं किया, अब फिर वोट आ गए, अब बीजेपी कह रही है कि सरकार उनकी बन रही है। ये सब हम बहुत सुन के आए हैं। ये खुद का ढोल खुद ही वो बजाते हैं। बंगाल में सुने थे 200 सीट आएंगे, लोकसभा में सुने थे 400 सीट आएंगे, अब सुन रहे दिल्ली में सरकार बनेगी, सरकार आम आदमी की बनेगी। और ये जो 7 एमएलए आम आदमी पार्टी का एक ही दिन में वो लोग जो रिजाइन किया था आम आदमी पार्टी से, जो एक्स एमएलए बोल सकते हैं उनको, या एमएलए भी बोल सकते हैं अभी तक, क्योंकि वो लोग आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन इस दफे उनको सीट नहीं मिला था उनको। तो पवना गौर वैसा कई लोग हैं। तो उन लोगों को शायद बीजेपी ने ऐसा काम कराया तो एक ही दिन में सभी लोग रिजाइन करें। और उन लोगों का अगर आप रिजिग्नेशन लेटर देखेंगे
तो आप चौंक जाएंगे। हमने यहाँ दिया है, वो लेटर में एक ही आदमी लिखता है, सभी का बाकी लोग जो है साइन करते हैं बस। उनका हैंड राइटिंग सेम है, कंटेंट सेम है और सभी कुछ सेम है। वो सिर्फ उसका लेटर हेड अलग रहता है, एक मदन लाल का लेटर हेड रहता है, एक भावना गौर का रहता है और डेट भी सेम है और सिर्फ सिग्नेचर अलग है। तो ये बीजेपी वाले उनको ऐसा लिखा रखे हैं, ये इससे पता चलता। और आप गौर से अब अगर ये एक वीडियो यहाँ हमने डाला, उसको अगर देखेंगे सुनेंगे, ये सातों लोग अलग अलग से बात किए थे अपने आप का जस्टिफाई करते हुए, हमने क्यों एएपी से अलग हुए हैं और रिजाइन किया है। तो उसकी अगर भाषा देखेंगे, एक एमएलए में स्लिप ऑफ द टंग में ये भी बोल दिया कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने एएपी से रिजाइन करके उन्होंने। और बाकी लोग सभी लोग एक चीज सब लोग बोला था कि एएपी में करप्शन है, इसलिए हमने रिजाइन किया। तो ये एक षड्यंत्र है जरूर। दैनिक भास्कर ने कुछ लोगों से बात किया था जिनको जो अपना लोगों को खोया था। भगदड़, हर तरफ से भीड़ संगम की तरफ बढ़ती गई। नदी पर बने सारे पुल बंद कर दिए गए, भीड़ को मैनेज नहीं किया गया। एक रोड चल रहा था, बाकी रोड सब बंद थे। पुल जब इतने बनाए गए हैं तो क्यों नहीं चल रहे हैं वो पुल। घटना हुई, देखिए कि जो नेट लगाए गए हैं लोहे के, उसको तोड़कर लोग बाहर निकल रहे थे। भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट में चश्मदीदों से सुनिए भगदड़ के पीछे क्या रहा कारण। और एक नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया है बाबा रामदेव के ऊपर। ये हुआ है केरला में, क्योंकि उनको आने का था एक टाइम, उनको 1 फरवरी कुछ डेट दिया था, तुम आके कोर्ट में आ जाओ, लेकिन उनका अहंकार देखिए, उन्होंने गया नहीं। तो आप भी कोर्ट केस में फर्स्ट टाइम तो जाना ही पड़ता है, बाद में जाके आप स्टेट से या जज से अपील कर सकते हैं कि हम पर्सनली नहीं आ सकते, इतना दूर है और हमारा कोई दूसरा काम है, तो वो एग्जाम्प्ट करते हैं। लेकिन नहीं जाना तो बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए उनको नॉन बेलेबल वारंट दिया। अभी देखना पड़ेगा क्या होने वाला है, वो हाई कोर्ट में जाके शायद उससे राहत लेगा। और अभी हम टेक्निकल न्यूज बताएंगे। आपको मालूम है कि ये चैट जीपीटी वगैरह आपको ओपन एआई जो कंपनी बनाती है, तो आपको उसके बारे में मालूम है। लेकिन अभी चाइनीज ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। उन्होंने क्या किया, एक डीप सीक R1 बोल के एक एआई टूल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और एआई कम्युनिटी के लिए। उसमें ये कितना कम पैसे में, जैसा चाइना का माल बिकता है वैसे ही ये है, 3 to 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ओपन एआई, दैट इज चैट जीपीटी कंपनी जो है, उस कंपनी का कॉस्ट से 3 to 10% कॉस्ट में अगर ओपन एआई चैट जीपीटी कंपनी 100 रुपये में बेचती है उनका जो एप्लीकेशंस, और ये चाइनीज कंपनी जो है 3 रुपया 10 रुपये में बेचती है। वैसा उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी बोलिए, जो भी बोलिए, तो डीप सीक को उन्होंने सेम इक्विवेलेंट ऑफ दैट उन्होंने बाहर निकाला है। तो देखना पड़ेगा उसके ऊपर 95% जब कम में मिलता है ये चीज, इसका बिजनेस में क्या असर पड़ेगा और बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि जो कंपनियां ये एआई टूल्स को जो खरीदते हैं तो इतने सारे से में खरीदते हैं, तो लेकिन अगर चाइनीज का सस्ते में मिलता है तो वो लोग बिजनेस रीजंस की वजह से इससे ले लेंगे। तो इसके बारे में भी हमने एक वीडियो यहाँ दिया, आप देख सकते हैं। और अनपढ़ विश्व गुरु के बात बोल के हम यहाँ का समाप्त करते हैं। अनपढ़ विश्व गुरु ने बोला था कि इंदिरा गांधी का समय में आप लोग अगर 10 लाख आपका सालाना इनकम है
उसमें आप 10 लाख इनकम टैक्स पे करते थे। फिर से सुनिएगा, चौक मत जाइए। इंदिरा गांधी का टाइम पे आपका सालाना आपको 12 लाख अगर आमदनी है तो उसमें 10 लाख का टैक्स पे करते हैं थे। और अभी टैक्स कट्स ये जो बजट में ये सब हो गया है, इसके बारे में और एक चीज विश्वगुरु ने बोला था कि पीएम जवाहरलाल नेहरू का रूल में तो 12 लाख अगर आमदनी हो तो उसमें 1/4 1/4 टैक्स देना पड़ता था। तो इसका मतलब क्या है? तो 12 लाख अगर आपका, फिर से बोला, 12 लाख आमदनी है तो 10 लाख आप टैक्स करते थे। ये कांग्रेस का रूल है, लेकिन हमारा गवर्नमेंट का रूल में, हमारा गवर्नेंस के अंदर आपको अगर 12 लाख का आमदनी है तो 2.6 लाख ही टैक्स लगता है। ये कितना खुशखबरी है, आप लोग सब इसका आनंद ले सकते हैं। आज का न्यूज़ इतना ही है, 715th एपिसोड का। फिर कल मिलेंगे। सबके लिए ज्वाइन करने का बहुत बहुत धन्यवाद।